नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। किसान आंदोलन के बीच राहुल, प्रियंका और जयंत चौधरी के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी महापंचायत की राजनीति में कूद गए हैं। आज मेरठ की महापंचायत में उन्होंने कहा कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो किसानों के लिए डेथ वारंट हैं। इनकी वजह से किसानों के खेत पूंजीपतियों के हाथ में चले जाएंगे और वो मजदूर होकर रह जाएगा। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि भले सरकार कहती हो कि एमएसपी है और रहेगी, लेकिन यूपी की किसी मंडी में एमएसपी नहीं मिलती। उन्होंने गन्ना किसानों का बकाया न मिलने पर भी यूपी सरकार को घेरा। छोटी बात नहीं है, 250 लोग शहीद हो चुके हैं पिछले 3 महीने के अंदर। केंद्र सरकार के मंत्री घूम घूम के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। कह रहे हैं ना, चारों तरफ टीवी में रोज सुनते हैं जी। एक मंडी उत्तर प्रदेश की बता दो जिस पे एमएसपी पे धान उठता हो या एमएसपी पे एक भी फसल उठती हो। मैं भी देख के आऊंगा, हम सारे चलेंगे देखने। नहीं उठती। वो मंडी देखने चलेंगे जहां पे एमएसपी पे फसल उठती हो। कि झूठ क्यों बोलते हो तुम? सुबह शाम झूठ बोलते हैं, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। अरे कहां है एमएसपी? दिखा दो कहां एमएसपी पे धान उगती है, मिलती उठती है। किसान कहता है, किसान क्या मांग रहा है पिछले 70 साल से? वो कहता है जी मेरी फसल का सही दाम दे दो। यही तो मांग रहा है भाई साहब, मेरी फसल का सही दाम दे दो। 70 साल हो गए मांगते मांगते। चुनाव के पहले सारी पार्टियां कहती है जी हम आपको फसलों के सही दाम देंगे। एक पार्टी की सरकार ने आज तक नहीं दिया। अगर आज फसलों के सही दाम मिल जाते, हमारा देश का किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे देश के किसान को लोन नहीं लेना पड़ता। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से किसानों पे ये सरकार अत्याचार कर रही है, पानी की बौछारें बरसाई जा रही हैं, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे तो अंग्रेजों ने नहीं करा था हमारे किसानों के साथ। जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भी इतने जुल्म नहीं करे थे। उठा के देख लो इतिहास के अंदर जब अंग्रेज आते थे अपना वसूल करने के लिए अपना लगान, ऐसे इतने अत्याचार तो उन्होंने अंग्रेजों ने नहीं करे थे। कीले ठोकने का काम तो अंग्रेजों ने नहीं करा था, तुमने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये तीनों कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है वो केंद्र सरकार उठा के अपने 3-4 बड़े बड़े पूंजीपति साथियों के हाथों में सौंपना चाहती है। और जो किसान आज अपने खेत के अंदर हल जोतता है और अब किसानी करता है, तो हर किसान मजदूर बन जाएगा अपने अपने खेत के अंदर। आज जो किसान मालिक है अपने खेत का। तो क्या इस किसान महापंचायत से अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया है? इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से बात की है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। मेरठ में किसान महापंचायत खत्म हो गई है और अरविंद केजरीवाल ने एक चुनावी वादा भी कर दिया है। संजय सिंह जी, चूंकि आप प्रभारी हैं, राजनीतिक सवाल आपसे पूछते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अच्छी नियत वाली सरकार बनी, तो बिजली के बिल यहाँ पर माफ होंगे, गन्ने का भुगतान गन्ने किसान के घर पहुंचने से पहले हो जाएगा। तो क्या आज से चुनाव प्रचार का ऑफिशियली आप लोगों ने आगाज कर दिया यहाँ से? देखिए, गन्ना किसान का भुगतान तो होना ही चाहिए। तो यही बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कही है कि घर पहुंचने से पहले गन्ने का भुगतान हो जाएगा। ये इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक किसान की मांग है, और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के किसानों की मांग है कि उनके गन्ने का दाम उनको मिलना चाहिए, धान का दाम मिलना चाहिए। क्या ये चुनावी वादा नहीं है? क्या चुनावी वादा नहीं है? संजय सिंह जी, राजनीतिक सवाल आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता अगर आपको सत्ता में मौका दे तो आपको जनता के लिए काम करना चाहिए, अच्छी नीयत से काम करना चाहिए। वही बात केजरीवाल जी ने कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिजली के बिल माफ होंगे, ट्यूबवेल के लिए जो 25,000 रुपए दिए जा रहे वो माफ होंगे। तो सीधे सीधे चुनावी बात करके गए संजय सिंह जी। देखिए, ऐसा है कि हमने जो काम दिल्ली में करके दिखाया है, कोई गलत काम किया हो तो आप बताइए, और अगर हमने कुछ अच्छा काम किया है तो उसकी चर्चा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को क्यों नहीं करनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल ने मेरठ में किसानों से क्या क्या वादे किए हैं, हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला इस पर और जानकारी दे रहे हैं।
उन्होंने गन्ने किसानों के भुगतान को लेकर के योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि अगर अच्छी नीयत की सरकार बन गई, और वो अच्छी नीयत की सरकार आम आदमी पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा, तो गन्ना किसानों को मिल में जैसे गन्ना रखेंगे घर तक नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। और साथ में दिल्ली का जो विकास मॉडल है उसको यहाँ भी रखकर उन्होंने कहा कि बिजली के बिल दिल्ली में माफ़ हो चुके हैं, अगर उनकी सरकार आई तो यहाँ भी बिजली के बिल माफ़ होंगे। और जाहिर सी बात है कि अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों में चुनाव हैं और दोनों चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। पंजाब में स्टेक ज़्यादा हाई हैं और यही वजह है कि जो पहले दिन से किसान आंदोलन में जो कि पंजाब शुरू हुआ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार तीखे हमले बोलती रही आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल लगातार समर्थन करते रहे। उन्होंने यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आकर के किसानों के बीच यही बात रखी कि उन्होंने बिजली कंपनियों को सबक सिखाया, यहाँ पर मिल मालिकों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और तमाम तरीके की बातें की। डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की बात की। दिल्ली का विकास मॉडल उन्होंने रखा कि बिजली के बिल कैसे उन्होंने सबके माफ़ कर दिए और वैसे यहाँ ही माफ़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ट्यूबवेल चलते हैं सिंचाई के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें उनसे कॉमर्शियल रेट पर पैसे लिए जाते हैं, 25,000 रुपये लिए जाते हैं। उन्होंने कहा वो भी माफ़ कर देंगे। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों का असर अब दूध के दामों पे भी पड़ रहा है। हरियाणा के हिसार में सतरोल खाप पंचायत ने दूध की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है उसे देखते हुए खाप पंचायतों ने ये फैसला लिया। 1 मार्च से दूध के दाम 100 रुपये लीटर होंगे। खाप का कहना है कि भविष्य में पेट्रोल की कीमतों के बराबर ही अब दूध भी बेचा जाएगा। सतरोल खाप के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार 3 महीनों से किसानों की मांगों पर कोई सुध नहीं ले रही, जबकि किसान ही फसल पैदा करता है और दूध का काम भी करता है। उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन के साथ हैं और अब डेयरी और दूध केंद्रों को 100 रुपये किलो दूध देंगे, लेकिन आपस में दूध का कारोबार पुरानी कीमतों पर ही करेंगे। पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया और दूध का भाव 50 रुपए। आपस में जो दूध लिया दिया जाएगा वो उसी रेट में दिया जाएगा, परंतु जो निगम है, जिस तरह डेयरी है, तो इनको 100 रुपए किलो से कम हम दूध किसान नहीं देगा। और इस आंदोलन को तेज करने के लिए हमारा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं मिलजुल करके पूरे प्रदेश के साथ के मानव श्रृंखला बनाएं। हर जिले से लेकर के टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर तक मानव श्रृंखला बना करके इस सरकार को चेताएं कि पूरे हिंदुस्तान का किसान आज जाग चुका है। महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंपा। राठौड़ बंजारा समाज से आते हैं और विदर्भ के क्षेत्र में उनका जनाधार है। पिछले दिनों पुणे में बंजारा समाज की 23 साल की एक लड़की की मौत हुई थी, जिसे पुलिस ने खुदकुशी का मामला बताया था। मामले में कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रही हैं। बीजेपी का दावा है कि ऑडियो क्लिप्स में संजय राठौड़ की आवाज है, हालांकि वो इसे खुद को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़, जो पिछले कई दिनों से विवादों में थे, उन्होंने रविवार के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दरअसल संजय राठौड़ की अगर बात करें तो अब वो अपने पत्नी के साथ वर्षा बंगला, जो अधिक औपचारिक बंगला है मुख्यमंत्री का, वहाँ पर पहुँचे थे। मुख्यमंत्री के साथ लगभग 1 घंटे की उन्होंने बैठक की, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद उन्हें नहीं लगा कि उन्हें इस पद पर रहना चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रशासन में इस पर जांच कर रही है वो जल्द से जल्द जांच करे और जो भी सही खबर है वो बाहर आए। तो आखिर मामला क्या है? मामला दरअसल ये है कि 7 फरवरी को पुणे में एक 23 साल की युवती ने आत्महत्या की थी। बाद में पता चला कि उनके तार जो हैं संजय राठौड़ से जुड़ रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने कई सारे ऑडियो क्लिप्स जो थे उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उनका ये दावा है कि संजय राठौड़ उस युवती की मृत्यु के बाद अपने किसी एक कार्यकर्ता से बातचीत कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि जिस युवती की मृत्यु हुई है उसके मोबाइल फ़ोन को वहाँ से किसी भी तरह से हटाया जाए। ऐसे कई सारे वीडियो कॉल, ऐसे जो कई सारे ऑडियो जो हैं वो सामने आए। इसके अलावा संजय राठौड़ के जिस युवती की मृत्यु हुई है उसके साथ में कई सारे फ़ोटोज़ भी सामने आए थे, जिसके बाद से लगातार दबाव बनाकर संजय राठौड़ का इस्तीफा की मांग जो है वो बीजेपी की ओर से की जा रही थी। पिछले कई दिनों से बीजेपी से लेकर राज्य के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी कर रहे थे। दरअसल सोमवार से महाराष्ट्र में बजट सत्र की शुरुआत होनी है। उससे पहले रविवार के दिन, यानी आज के दिन, विपक्ष हो या सरकार में बैठे लोग, दोनों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। तो दोपहर को जब विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी जो विरोधी पक्ष नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि जब तक संजय राठौड़ इस्तीफा नहीं देते हैं
तब तक वो बजट सत्र को चलने नहीं देंगे, जिसके कुछ समय बाद ही पता चलता है कि संजय राठौड़ अपनी पत्नी के साथ वर्षा बंगला पहुंच चुके हैं। और पश्चिम बंगाल में सियासी पारा लगातार ऊपर जा रहा है। कोलकाता में आज लेफ्ट और कांग्रेस की रैली हुई है। इस रैली में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस का ग्रैंड अलायंस टीएमसी और बीजेपी को चुनाव में मात देगा। वहीं सीताराम येचुरी ने कहा कि बंगाल में लूटपाट वाली नहीं बल्कि जनहित की सरकार चाहिए। केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों और सेंटर्स में कोरोना वायरस के टीके की अधिकतम कीमत 250 रुपए प्रति डोज तय कर दी है। 1 मार्च से कोरोना वायरस के टीकाकरण का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। 1 मार्च से 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को और 45 पार वाले गंभीर रूप से बीमार लोगों को टीका लगाया जाएगा। सरकारी अस्पतालों या केंद्रों में टीका मुफ्त लगाया जाएगा। इसके लिए कल से ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। कल से शुरू हो रहे टीकाकरण के दूसरे दौर के लिए प्राइवेट अस्पताल किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, बात बता रही हैं हमारी सहयोगी सुकृति द्विवेदी। कल से आम जनता के लिए टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, पर वो कैसी लगेगी जब आप अस्पतालों में जाएंगे, प्राइवेट अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में जो लोग जा रहे हैं। तो हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में, वसंत कुंज इलाके में। यहाँ पर ये जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर एक बेसिक तरह की स्क्रीनिंग करी जाएगी आपकी। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, ये हेल्प डेस्क वाला एरिया है। यहाँ पे कोविन का भी सेटअप होगा जहाँ आपकी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन में मदद करी जाएगी। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। चंदर जी, आप यहाँ पर किसके बारे में क्वेरीज पता करने आए हैं, क्या जानकारी लेने के लिए आए हैं यहाँ पर? एक्चुअल में ये मेरे एक अंकल हैं, ही इज़ 92 ईयर ओल्ड। सो उनके लिए मुझे पूछना था, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में पता चला कि कल से ऐप में एंड रजिस्ट्रेशन भी, इनफैक्ट न्यूज़ में तो ये पता चल रहा है कि आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में। तो इसीलिए मैं पता करने आया था कि हॉस्पिटल में अगर रजिस्ट्रेशन है तो आई कैन जस्ट फिल इट आउट। कुछ डिटेल्स बताई गई हैं कि फॉर्म में क्या क्या भरना है, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो लेके आने हैं? बेसिकली इन्होंने बोला है कि एक ID प्रूफ के साथ में एड्रेस प्रूफ चाहिए, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड ये कह रहे हैं कि कंसीडर कर रहे हैं। एंड अगर कोई पेशेंट को कोई पुरानी बीमारी है तो उसके बारे में डिटेल्स देनी है। एंड एक और चीज़ जो कि मुझे एक मैम ने बताया है कि इस फॉर्म पे आप कॉपी करके रख सकते हैं, इन केस अगर फैमिली में कोई दूसरा है तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है, तो आपको दोबारा इधर आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये 2 साइड फॉर्म है, तो एक ही फॉर्म में आप 2 जनों की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अब हम वैक्सीनेशन केंद्र के अंदर हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज के। ये जो पूरा इलाका है, इसमें अब तैयारियां की गई हैं। ये अभी कुछ देर पहले ही हमारे सामने ये सब तैयारियां हुई हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग के स्टिकर आज लगाए जा रहे हैं। अलग अलग तैयारियां लगातार चल रही हैं आज पूरे दिन, और सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे आप वेट करेंगे। टीका लगने से पहले आप सब आए तो कहाँ पे खड़े होना है, ये पीले निशान है, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है उसके हिसाब से ये नीले एरो आपको बताएंगे कि आपको किस तरफ जाना है। तो इसी तरह से ये पूरा वेटिंग का एरिया है। आगे जहां आपके टीका लगना होगा उसके लिए वैक्सीनेशन का रूम है। इसके अंदर हम चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से चीजें लगेंगी आपको। यहाँ पर जो है एक रजिस्ट्रेशन डेस्क है, यहाँ पर कंप्यूटर लगा हुआ है। कोविन के डेटाबेस में दोबारा आपकी डिटेल्स क्रॉस चेक होंगी। तो कई जगह पर दिल्ली सरकार के कई वॉलंटियर्स भी ऐसी वैक्सीनेशन साइट्स पे मौजूद होंगे, जो आपका एक इनिशियल स्टेज पे आपकी एक डिटेल्स चेक करी जाएंगी, कहाँ आपका नाम है, लिस्ट में नहीं है। उसके अलावा दूसरी बार यहाँ क्रॉस चेक होगा। ये एक पर्दा लगा के एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट किया गया है। कई महिलाएं भी होंगी जो टीका लगवाने आएंगी, थोड़ा प्राइवेसी चाहती हैं, तो उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके लिए एक सेपरेट सेक्शन यहाँ पे बना दिया गया है। ये वो इलाका है जहाँ पे आप तकरीबन 30 मिनट तक आपको देखा जाएगा, कहीं आपको कोई बीमारियां तो नहीं आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, बेहोशी की दिक्कत, सर में दर्द हो रहा है, खांसी जुकाम, कोई भी दिक्कत अगर तुरंत आ रही है वैक्सीनेशन के बाद, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए पूरा एरिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रॉपर एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सब जगह स्टिकर लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हैं अवेयरनेस के लिए, और साथ ही साथ एक ये फोटो बूथ क्रिएट किया गया है आपका मनोबल बढ़ाने के लिए। जनता में जो लोग आ रहे हैं, बाद में जाके अपनी कोई सेल्फी खिंचवाना चाहता है परिवार के सदस्यों के साथ, फोटो खिंचा के बाद में उन्हें बताना चाहते हैं कि आप भी आए टीका लगवाएं, तो वो किया गया है इंतजाम। कोई अगर गंभीर मेडिकल समस्या आती है तो जैसा क्रैश कार्ट आपने अंदर देखा था, एक वैसा यहाँ पर भी होगा। साथ साथ एक स्ट्रेचर भी यहाँ पर मौजूद है। स्ट्रेचर इसलिए है कि अगर आपको एकदम इमरजेंसी डिपार्टमेंट पास ही में है, वहाँ अगर आपको इमीडिएट मेडिकल हेल्प के लिए ले जाना पड़ता है तो तुरंत आपको
यहाँ पे हॉस्पिटल का स्टाफ वहाँ भी ले जा सकेगा। एक तरफ से हमने एंट्री ली थी, दूसरी तरफ से एग्जिट पॉइंट क्रिएट किया गया ताकि कोई भीड़ भाड़ ना हो, भीड़ में कोई मिक्सिंग अप ना हो कि जिसका टीका लगा है जिसका नहीं लगा है। सारी चीज़ों का रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए एक अलग से एग्जिट पॉइंट है जो आपको बाहर की ओर ले जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मिलेगी आपको, सैनिटाइजर होंगे, थर्मल स्कैनिंग होगी, फॉर्म्स भरने पड़ेंगे और पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको कोविड के प्रति जो वैक्सीन लगवानी है वो आप एक सुरक्षित तरीके से लगवा सकें। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब महाराष्ट्र की बात करें, जो उन राज्यों में से है जहां इसके कई केस, कोरोना के कई केस नजर आ रहे हैं लगातार। महाराष्ट्र में 4 दिनों से कोरोना वायरस के 8000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8623 नए मामले सामने आए। 51 मरीजों की मौत भी हुई है और अब कोरोना वायरस के एक्टिव मामले बढ़कर कुल 72,530 हो गए हैं। मुंबई में भी पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 987 नए मामले सामने आए हैं और 4 मरीजों की मौत भी हुई है। पुणे में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो दिशा निर्देश 28 फरवरी तक के लिए जारी किए गए थे वो अब 14 मार्च तक जारी रहेंगे। पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगे। हालात को देखते हुए आगे का फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 4 दिनों से लगातार 8000 के ऊपर मामले आ रहे हैं। तो वो आंकड़ा जो सरकार का कहना है कि उसको देख के अगर वो नियंत्रण आए तो लॉकडाउन नहीं हो सकता, ऐसी अगर जो सरकार ने बात की थी, लेकिन पिछले 4 दिनों से वो 8000 के ऊपर ही मामले आ रहे हैं। कि अगर मुंबई की भी बात करें तो मुंबई में भी 900 और 1000 के बीच में कल के आंकड़े थे। तो पिछले 3 दिनों से मुंबई में 1000 के ऊपर आंकड़े आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की ज़रूर बात है कि जो सरकार का कहना है कि 8 से 10 दिन वो देखेंगे कि आंकड़े कैसे जा रहे हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले रविवार को राज्य को संबोधित करके कहा था कि अगले 8 से 10 दिनों में वो देखेंगे कि क्या ये आंकड़े जो है क्या उसमें कमी आ रही है या नहीं। उसके बाद ही वो ये तय कर पाएंगे कि लॉकडाउन करना ज़रूरी है या नहीं। तो ये जो मुख्यमंत्री ने कहा था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े वैसे ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर अमरावती की बात करें, जो अमरावती एपी सेंटर बना हुआ था और अमरावती में 7 दिनों का लॉकडाउन था, अभी कल अमरावती में भी और 7 दिनों का लॉकडाउन एक्सटेंड किया है। बल्कि इसका मतलब अमरावती में अभी 7 मार्च तक लॉकडाउन जारी रहेगा। तो अमरावती की भी अगर बात करें तो अमरावती में भी केसेस 500 और 600 के बीच में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर चिंता की बात है कि क्योंकि अभी सरकार भी, राज्य सरकार भी कल से जो बजट सेशन है उसका राज्य सरकार ने ऐलान किया है। जो बजट सेशन 4 हफ्तों का होता है उसको कम करके 10 दिनों का रखा है। तो 10 दिन तो महाराष्ट्र में बजट सेशन होने वाला है। लेकिन अगर ये आंकड़े कोविड की अगर बात करें तो कोविड के आंकड़ों में कोई इतना फ़र्क नहीं आया है। अभी भी कोविड के आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। पिछले 4 दिनों से कोविड लगातार 8000 के ऊपर महाराष्ट्र में आंकड़े आए हैं। और सेंटर का भी ये कहना है कि जो राज्य सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कोविड में उसमें महाराष्ट्र भी एक राज्य है। और महाराष्ट्र में जो एक्टिव केसेस है वो बहुत ज़्यादा हुए हैं और सभी राज्यों में से महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो एक्टिव केसेस के आंकड़े हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी चिंता की बात ज़रूर है कि महाराष्ट्र में जो आंकड़े हैं वो अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। और कल रात दिल्ली के आदर्श नगर में चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर एक महिला को लुटेरों ने चाकू मार दिया, जिससे उस महिला की मौत हो गई है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। मृतक का नाम सिमरन कौर है। सीसीटीवी तस्वीरों में ये साफ देखा जा रहा है कि कैसे 2 महिलाएं जा रही हैं। पीछे से एक बदमाश आता है और महिला से चेन छीनने की कोशिश करता है। महिला के विरोध करने पर लुटेरे चाकू मारकर फरार हो गए। जिस वक्त महिला पर हमला हुआ उस वक्त उनकी गोद में उनकी 2 साल की बच्ची भी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दवाई लेने बच्चे की जा रहे थे, दोनों माँ बेटी
छोटा बच्चा था साथ में, और वो यहीं से निकले, ये गेट के बाहर से, तो यहाँ से आ ही रही है बस, तो वो पीछे पीछे चल रहा था। इनको क्या पता, वैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे कोई होगा, वो पीछे पीछे जाता जाता उसने ना चैन उसने चक्कू से पीछे काट दी। वो लड़की ने छोड़ी नहीं, उन्होंने देखा तो उसने कुछ बच्चा इसको धमकाऊंगी ऐसे गया तो उसने चक्कू मार दिया, बच्चा गिर गया ना उससे, उसने धक्का, वो भी गिर पड़ा। सरेआम उनको ऐसे पकड़ा और यूं चक्कू लगाया, और चक्कू लगा के चैन लेके अपना भाग गया। कोई कुछ नहीं होता भाई, सब कुछ नहीं, यहाँ पे सब बेकार की चीजें यहाँ पे। यहाँ आई थी, हमारे दोस्त ही हैं, उन्हीं की बच्ची है, उसकी चैन स्नैचिंग के चक्कर में उन्होंने किया। गश्त जब होती है जब पुलिस वालों के ऊपर अटैक होता है। अभी थोड़े दिन पहले पुलिस वालों के ऊपर अटैक हुआ था तो गश्त हुई थी। ऐसा नहीं है कि पेट्रोलिंग नहीं हो रही है जी, काफी पेट्रोलिंग है। हमने इन दिनों काफी पेट्रोलिंग बढ़ाई भी है, जगह जगह पे हमने पिकेट्स भी लगाए हैं। हम पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने पे, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। फुटेज में सामने आई, कुछ पहचान हो पाई कौन सी, क्या था सीसीटीवी फुटेज? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है, अभी कुछ कह नहीं सकेंगे, लेकिन हाँ हमारी टीम्स लगी हुई हैं और हम लोग बहुत जल्दी। लड़के का चेहरा मैम दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने मफल किया हो या कुछ? देखिए अभी शेयर नहीं करना चाहेंगे इन्फॉर्मेशन, हमारी टीम्स इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जैसे कि 2 महिलाएं जो कि शनि बाजार से अपने लिए कुछ खरीद कर वापस घर लौट रही थी, और घर लौटते ही उनके पीछे एक आदमी पीछा करता हुआ आता है और चेन खींचने के लिए, और जब उसको चेन नहीं खींच पाता तो उनपे चाकू से वार करता है उस लेडी पे, और उस लेडी के हाथ में एक छोटा बच्चा भी था। मैं बताना चाहूंगी, छोटा सा बच्चा जो एकदम से गिरता है नीचे और अपनी माँ के लिए एकदम से भागता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ है पुलिस प्रशासन, और वो क्यों नहीं काम कर रहे? और उस पूरी घटना पे, इस पूरी वारदात पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। दिल्ली में जिस तरह से ताबड़तोड़ वारदात हो रही हैं, उससे साफ है कि दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस तरह बुलंद हैं। इस वक्त मैं हूं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में, और यहां पर बीती रात करीब 9:30 बजे एक 25 साल की महिला की सोने की चेन छीनने के दौरान बदमाशों ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। ये वारदात ठीक यहीं पर हुई। जो महिला है 25 साल की सिमरन कौर, वो अपने 2 साल की बेटी के साथ और मां के साथ सनी बाजार से शॉपिंग करके वापस अपने घर लौट रही थी। उसका घर बिल्कुल सामने ही है, और यहीं पर 2 बदमाश आते हैं, महिला की सोने की चैन छीनने की कोशिश करते हैं। जब महिला विरोध करती है तो बदमाश उस पर गले पर चाकू से ताबड़तोड़ 2 वारदात करते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद महिला को परिवार के लोग अस्पताल ले आते हैं, जहाँ पर महिला की मौत हो गई। जो महिला है सिमरन कौर, उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी पंजाब में, और यहाँ पर वो अपनी माँ के घर आई थी और बीती रात शॉपिंग करके यहाँ वापस लौट रही थी। तभी बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन अभी तक दोनों बदमाश पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। आप देखिए कि यहाँ पर तमाम जो आसपास के लोग हैं और जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार इस केस की जांच कर रही हैं, लेकिन अब तक जो बदमाश हैं वो पकड़ में नहीं आए हैं। खास बात यह है कि पुलिस चौकी यहाँ से महज कुछ कदमों की दूरी पर है। इसके बाद भी इस तरह की वारदात हुई। दिल्ली में लगातार हाल में 2 और वारदातें हुई हैं। पहली वारदात कल्याणपुरी में हुई, जहाँ पर एक 9 साल की बच्ची को 4 लड़के अगवा करके ले गए और बाद में उसकी हत्या कर दी। इसके साथ में कालकाजी में एक नाबालिग लड़की को छेड़ने के दौरान जब उसके भाई ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसको चाकू मार दिया, जिससे वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। हालांकि उस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कल्याणपुरी वाले केस में भी 4 आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन फिलहाल इस केस में अभी तक जो आरोपी हैं वो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और पुलिस के अधिकारी आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से और जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ करके पूरे ही मामले की जांच में लगे हुए हैं। लेकिन ये वारदात जो दिखाती है कि दिल्ली में किस तरह से जो बदमाश हैं उनके हौसले बुलंद हैं और लगातार वो ताबड़तोड़ वारदात कर रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिम के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली पुलिस ने पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार करके ये दावा किया है कि ये लोग कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित की हत्या करने आए थे। इस काम के लिए इन्हें पंजाब के गैंगस्टर ने 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस की गिरफ्त में सुखविंदर और लखन दोनों पंजाब के फरीदकोट के कोटकापुरा गांव के रहने वाले हैं। आरोप है कि इन दोनों को 20 लाख रुपए में एक कश्मीरी एक्टिविस्ट को
मारने की सुपारी दी गई थी। ये सुशील पंडित को मारने आए थे, इसके लिए इन्हें 10-10 लाख की सुपारी दी गई थी। पुलिस के मुताबिक इन्हें फरीदकोट जेल में बंद गैंगस्टर प्रिंस ने दिल्ली भेजा था। प्रिंस को ये काम दुबई और पाकिस्तान में बैठे 2 लोगों ने सौंपा था। ये लोग आपस में सिग्नल ऐप के जरिए बात करते थे। प्रिंस और लखन आपस में दोस्त हैं। इन्हें तब पकड़ा गया जब ये दक्षिणी दिल्ली में कुछ दिन रहने के लिए किराए का मकान तलाश रहे थे। उन्हें 4 पिस्तौल मुहैया करवाई गई थी। 2 पिस्तौल देश में ही बनी थी और 2 विदेशी थी। पुलिस के मुताबिक इनके पास से 2 पाकिस्तान मेड पिस्टल और 2 देशी कट्टे बरामद हुए हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से अपना दल के विधायक राकेश वर्मा और उनके सिक्योरिटी गार्ड का एक वीडियो वायरल होने के बाद से एक विवाद हो गया है। दरअसल वीडियो में विधायक के जो लोग थे टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ते हुए और टोल कर्मचारियों को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मामला प्रतापगढ़ प्रयागराज बॉर्डर का है। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने अब अपनी सफाई में एक बयान जारी किया है और वो कह रहे हैं कि टोल प्लाजा के लोग शराब पीकर जनता से बदसलूकी करते हैं, जिन्हें सबक सिखाने के लिए उन्होंने भी यानी कि उनके लोगों ने भी बदसलूकी की। जबकि टोल कलेक्टर अभिषेक के मुताबिक विधायक की गाड़ी में 3 साल पुराना विधानसभा का पास लगा था जो इस वक्त वैध नहीं है। ऐसे में उन्होंने जानना चाहा कि गाड़ी में विधायक सवार हैं या नहीं। अभिषेक का आरोप है कि इतना पूछने पर ही विधायक गुस्सा हो गए और यहां मौजूद कर्मचारियों को पिटवा दिया। भारत का रॉकेट PSLV C-51 अब से कुछ देर में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से पहली बार ब्राजील का उपग्रह लेकर अंतरिक्ष रवाना हो गया। ये मिशन इसरो का साल 2021 का पहला प्रक्षेपण है। मिशन की उल्टी गिनती यानी कि काउंटडाउन कल सुबह 8:54 पर शुरू हुई थी। PSLV C-51 PSLV का 53वां मिशन है। इस रॉकेट के जरिए ब्राजील के एमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ 18 दूसरे उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए। इन उपग्रहों में चेन्नई की स्पेस किड्स इंडिया का सतीश धवन सैटेलाइट भी शामिल है। इस अंतरिक्ष यान के शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी गई है। SKI ने कहा कि ये प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर पहल और अंतरिक्ष निजीकरण के लिए एकजुटता और आभार व्यक्त करने के लिए है। SKI SD कार्ड में श्रीमद् भगवद गीता भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। उत्तराखंड के चमोली में ITBP और SDRF के जवानों का राहत अभियान जारी है। अब झील के पास से ज्यादातर पत्थरों को हटा दिया गया है, जिस वजह से पिछले दिनों में ऋषिगंगा में झील के पानी का स्तर 5 फीट कम हुआ है और पानी तेजी के साथ बह रहा है। 7 फरवरी को बाढ़ के बाद ये झील बनी थी, जिसे पूरी घाटी के लिए खतरा माना जा रहा था। बल्ली से नीचे तो और उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। पहाड़ों में मौसम बदलने के बाद बद्रीनाथ धाम में फिर बर्फबारी हुई और बर्फबारी होने से 4 धाम यात्रा में खलल पड़ सकता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुल रहे हैं। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले साल 19 नवंबर को बंद कर दिए गए थे। देश की बात में इस वक्त इतना ही। नमस्कार।